हेलो एवरीवन और वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थियरी के बारे में जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने बताया है। तो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट के अनुसार डाल्टन एटॉमिक थियरी में रहने वाले मेन पॉइंट्स क्या है, देखिए। तो ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजेबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। तो मैटर को बनाने वाले स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल को जनरली एटम्स कहते हैं। ओके ना। सेकंड पोस्टुलेट इज atom of the same elements are similar in the shape and mass but differ from the atom of other element। अगर atom of same elements का shape भी similar रहता, mass भी similar रहता। अगर atom of different elements का shape अलग अलग रहता है, mass अलग अलग रहता है और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहता है। नेक्स्ट वन, आटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड आटम्स। तो डिफरेंट आटम के द्वारा बना हुआ कंपाउंड में आटम की रेशो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो रहता है। ओके ना। नेक्स्ट वन, आटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन। आटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशो टू फॉर्म two or more compounds। देखिए यहां पर atom of same element can combine in more than one ratio to form two or more compounds। two or more compounds, ये भी एक one of the important postulate है। Atom is the smallest unit of matter that can take part in a chemical reaction। तो मैटर को बनाने वाले एक स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं आटम। ये हर केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट वन, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजेबल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। मैटर को बनाने वाले स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल को कहते हैं एटम। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन द शेप एंड मास बट डिफरेंट from the atom of other elements। And next postulate, atom cannot be destroyed, atom cannot be created। मतलब atom को create भी नहीं कर सकते, destroy भी नहीं कर सकते। Okay, now that is why atoms cannot be created or destroyed। Atom of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound atoms। तो डिफरेंट आटम के द्वारा बना हुआ कंपाउंड में आटम की जो रेशियो है हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो रहता है। नेक्स्ट वन, आटम ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन, atom is the smallest unit of matter that can take part in chemical reactions।
आटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, इसको हर केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में लावोइजर साइंटिस्ट 1774 में बताया है। द लॉ फर्स्ट स्टेटेड बाय लावोइजर इन 1774। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिए हैं देखते हैं। इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, और इन ए केमिकल चेंज मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होकर CO2 को प्रोड्यूस किया है। यहां पर 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। यहां पे 1 मोल ऑफ O2 का कितना है, 32 ग्राम से। ये दोनों मिलकर कितना ग्राम से बनाया, 44 ग्राम से बनाया। मतलब रिएक्टेंट की तरफ भी देखो 12 प्लस 32 44 ग्राम है, और प्रोडक्ट की तरफ भी देखिए 44 ग्राम ही बन गया। मतलब ड्यूरिंग द केमिकल चेंज मास यहां पर क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। इसका मतलब टोटल मासेस ऑफ ए रिएक्टेंट, टोटल मासेस ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए यहां पर कुछ एक क्वेश्चन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले तो सबको क्लियर हो गए। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद जितने क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हुआ है उतना ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मासेस ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ ए प्रोडक्ट। यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। 1.70 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट dissolved in 100 gram of water is taken, 0.585 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of water is added to it. A chemical reaction occurs. 1.435 gram of silver chloride and 0.85 gram of sodium nitrates are formed. देखिए सिल्वर नाइट्रेट 1.70 gram of silver nitrate dissolved in 100 gram of water is taken, 0.585 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of water is added to it, and chemical reaction occurs. 1.435 gram of silver chloride and 0.85 gram of sodium nitrate are formed. देखते हैं यहाँ पे AgNO3 को AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद AgCl प्लस NaNO3 मिलता है। ये कितना रिएक्ट हुआ था, 1.70 किसके साथ, 0.585 ग्राम ऑफ NaCl के साथ। जब सिल्वर क्लोराइड कितना बने थे, 1.435 ग्राम्स। और NaNO3 कितना बना है, सोडियम नाइट्रेट 0.85 ग्राम। ओके ये 1.70
ग्राम ऑफ AgNO3 किस में है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। ये भी किस में है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या रहता? टोटल masses of a reactant is equal to total masses of a product. According to law of conservation of a mass के अनुसार टोटल masses of reactant is equal to total masses of product. देखिए टोटल masses एक मिनट रुकिए। देखिए यहां पर टोटल masses बिफोर chemical change is equal to mass of AgNO3 mass of NaCl plus mass of water. मास ऑफ AgNO3 कितना 1.70, मास ऑफ NaCl कितना 0.585, तो टोटल मास ऑफ वाटर 100 प्लस 100 कितना होगा 200। ये 202.285 ग्राम हो गए टोटल मासेस बिफोर केमिकल चेंज। अब इसके बाद देखेंगे टोटल masses after the chemical reaction. Mass of AgCl, mass of NaNO3 and mass of water। मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में 1.70 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 एंड 0.585 ग्राम ऑफ NaCl को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करके ये दोनों की मिक्स करने के बाद केमिकल रिएक्शन हुआ था। केमिकल रिएक्शन होने के बाद 1.435 ग्राम ऑफ AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड 0.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3
बने हैं। तो इसमें टोटल मासेस बिफोर केमिकल चेंज हो गया 202.285। इसके बाद टोटल मासेस आफ्टर द केमिकल चेंज देखेंगे। यहाँ पर देखिए 1.435 प्लस 0.85 प्लस 200, क्योंकि मास ऑफ AgCl 1.435 है, मास ऑफ NaNO3 0.85 है और मास ऑफ वाटर 200 है। ये कितना आएगा टोटल 202.285 ग्राम। मतलब बिफोर केमिकल चेंज जितना है आफ्टर केमिकल चेंज भी उतना ही है। Thus, in this chemical change, total masses of reactant is equal to total masses of product। इसीलिए ये पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट proportions। This law was given by Proust in 1799। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं। एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट combined together in fixed proportion by mass। For example, in H2O, mass of hydrogen is 2 gram of hydrogen and 16 gram of ऑक्सीजन है। इसमें मासेस का रेशियो 2:16 है, मतलब दैट इज 1:8। इसका रेशियो हमेशा सेम ही मेंटेन होता है। ओके, CO 12 ग्राम ऑफ कार्बन रहता एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहता। इसका मतलब 12:16। तो मासेस रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन सी वो हमेशा सेम रहता है, दैट इज 12:16। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4। ओके ना, ये होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको ऐसे भी बता सकते हैं, इन CaCO3 में हमेशा 40% कैल्शियम बाय मास रहता, 12% कार्बन एंड 48% ऑक्सीजन रहता है।
तो CaCO3 में हमेशा 40% कैल्शियम, 12% कार्बन, 48% ऑक्सीजन रहता है। मतलब ये लॉ वही बता रहा है, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पे CO देखिए, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास की जो प्रोपोर्शन है हमेशा सेम मेंटेन होता है, इसका रेशियो। CaCO3 में भी सेम 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन रहता है। किसी भी कंपाउंड में अगर कंपाउंड में रहने वाले आटम की जो मास रेशियो हमेशा सेम मेंटेन होता है। ओके ना, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो दिस लॉ was put forward by Dalton in 1808. So law of multiple proportion का statement क्या है? According to this law, if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio to one another. यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कीजिए, एक एग्जाम्पल के जरिए ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट के अनुसार देखा गया तो टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड को डेवलप करता है। इसमें फिक्स्ड मास ऑफ ए वन एलिमेंट के साथ रिएक्ट होने वाले डिफरेंट मास ऑफ अनदर एलिमेंट का मास, इसका जो रेशियो अगर देखा तो सिंपल वोल नंबर रेशियो रहता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल 1 में C प्लस 1/2 O2 gives rise to CO। कार्बन को 1/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करने से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम है। तो 1 मोल ऑफ O2 का 32 रहता, मगर 1/2 O2 का 16 ग्राम रहता है। ओके ना, सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो CO फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे CO2 बनाया है। इसमें देखिए कार्बन का मास है 12 ग्राम और O2 का मास है 32 ग्राम। ओके ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होकर CO2 को फॉर्मेशन किया है। तो सेम मास रहने वाले कार्बन अलग अलग मास रहने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मोर देन वन कंपाउंड को डेवलप किया है। इसमें डिफरेंट मास रहने वाले ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो देखेंगे। रेशियो ऑफ masses of oxygen is 16:32, that is 1:2 रेशियो। मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
H2 plus 1/2 O2 gives rise to H2O। इसमें 2 ग्राम ऑफ H2, 1/2 O2 बोले तो 16 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होकर H2O बनाया है। सेकंड केस में देखिए 2 ग्राम ऑफ H2, ओके 32 ग्राम रहने वाले O2 के साथ रिएक्ट होकर H2O2 बनाया है। इसमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16:32, मतलब ये 1:2 रेशियो में है। ओके ना। फिक्स्ड मास रहने वाले एलिमेंट के साथ अलग अलग मास रहने वाले सेम एलिमेंट रिएक्ट होकर मोर देन वन कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें अलग अलग मास रहने वाले अलग अलग मास रहने वाले यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो, सॉरी मासेस का रेशियो सिंपल रेशियो है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा भी देखेंगे, S प्लस O2 गिव्स राइज टू SO2। इसमें सल्फर 1 मोल है इसलिए 32 ग्राम है, 1 मोल ऑफ O2 बोले तो भी 32 ग्राम है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन होकर SO2 बनाया है। सेकंड केस 1 मोल ऑफ सल्फर 3/2 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्ट होकर SO3 दे रहा है। तो फिक्स्ड मास ऑफ है सल्फर के साथ अलग अलग मास रहने वाले ऑक्सीजन रिएक्ट होकर यहां पर मोर देन वन कंपाउंड डेवलप किया है, लाइक SO2 एंड SO3। यहां पर देखो 3/2 मोल्स, 3/2 मोल्स के लिए ऑक्सीजन का मास कितना होगा 48, क्योंकि 1 मोल के लिए 32 है, 3/2 के लिए कितना होगा 48 ग्राम से। इसमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन 32:48, और इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2:3, सिंपल रेशियो में है। इसीलिए ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे, which of the following pairs support the law of multiple proportion? Option A H2S and SO2, B N2O and N2O4, C SnCl2 and SnCl4, D both B and C। यहां पर देखिए N2O और N2O4 में, N2 मतलब यहां पर भी N2 है, फिक्स्ड मास रहेंगे। N2O में ऑक्सीजन का 1 मोल ऑफ ओनली 1 मोल ऑफ O अगर देखेंगे तो कितना ग्राम रहता, मास ऑफ ऑक्सीजन इसमें 16 ग्राम है, 4 ऑक्सीजन बोले तो मास ऑफ ऑक्सीजन 64 ग्राम है। इसमें रेशियो देखा तो
रेशियो ऑफ masses of ऑक्सीजन, यहाँ पर 16:64, मतलब दैट इज 1:4 सिंपल रेशियो है, इसलिए ऑप्शन बी सपोर्ट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। और सी का देखेंगे SnCl2 एंड SnCl4। Sn का क्वांटिटी यहां पर सेम है, Cl2 का क्वांटिटी देखो, मास ऑफ Cl इसमें 71 ग्राम है, इसमें मास ऑफ क्लोरीन 142 ग्राम है। इसमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ क्लोरीन 71:142, मतलब 1:2 रेशियो है। मतलब फिक्स्ड मास ऑफ ए टिन के साथ अलग अलग मास रहने वाले क्लोरीन रिएक्ट होकर SnCl2 एंड SnCl4 बनाया है। इसमें मास रेशियो ऑफ क्लोरीन देखा तो 1:2 है। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन दोनों भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस law was given by Richter in 1794। तो प्लीज यहां पर समझने की कोशिश करो। when definite mass of an element A combine with two other elements B and C to form two compounds, and if B and C also combine to form a compound, their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C, which combine with constant mass of A। ओके, देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर ए के साथ बी रिएक्ट होकर ए बी बनाएगा, ए के साथ रिएक्ट होकर ए सी बनाएगा। ओके ना, और बी एंड सी रिएक्ट होकर बी सी बनाएगा। जब बी एंड सी एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर बी सी जो बनाते हैं ना, तब बी और सी का जो प्रोपोर्शन सेम रहेंगे और ए के साथ रिएक्ट होने वाले ए एंड बी का मासेस का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो सिंपल रेशियो में रहेगा। देखिए एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। ए बी सी, ए के जगह मैं H2 लेना चाहता हूं, बी के जगह मैं O लेना चाहता हूं, सी के जगह मैं S लेना चाहता हूं। तो यहां पर कंडीशन तो पता है ना, A प्लस बी रिएक्ट होकर ए बी बनाएगा, ए के साथ रिएक्ट होकर सी रिएक्ट होकर ए सी बनाएगा, ओके ना, और बी और सी रिएक्ट होकर बी सी बनाएगा। अगर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करना रहा तो ये फिक्स्ड मास ऑफ ए के साथ रिएक्ट होने वाले बी और सी का जो मासेस का रेशियो सिंपल रेशियो होना चाहिए, ओके ना। और ये बी और सी अलग से रिएक्ट होके जो बी सी बना रहे ना, जब बी एंड सी का मासेस सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करेंगे।
देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ए की जगह कौन, H2, H2 का कितना ग्राम से 2 ग्राम है, इसके साथ 1/2 O2 रिएक्ट करेगा, 1/2 O2 बोल तो 16 ग्राम, ये किसको बना रहा है, H2O। सेकंड केस अगेन 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ, ये क्या बना रहा है, H2S बना रहा है, इसका कितना 32 ग्राम। यहां पे देखिए रेशियो ऑफ masses of ऑक्सीजन एंड सल्फर 16:32, दैट इज 1:2, सिंपल रेशियो में आया है। मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज देखिए, यहां पर ये बी और सी रिएक्टर है ना, मतलब सल्फर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होकर क्या बना रहा हूं मैं, बैलेंसिंग लिखा, SO2 बना रहा। इसमें सल्फर का कितना ग्राम से 32 ग्राम, O2 का भी कितना है 32 ग्राम। यहां पे ये दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, सेम प्रोपोर्शन है, मासेस का प्रोपोर्शन सेम है, इसीलिए ये भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे ना? अभी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्लियर हो गए। डिफिनाइट मास रहने वाले H2 के साथ ऑक्सीजन एंड सल्फर रिएक्ट होकर अलग अलग कंपाउंड को डेवलप किया है। जब यहां पे मासेस का रेशियो, स्पेशली सल्फर और ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो देखिए है सिंपल रेशियो है, इसलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अलग से सल्फर एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो SO2 बने हैं, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन, मासेस का प्रोपोर्शन सेम मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन रहा तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करता है। इट इज क्लियर? नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। दिस लॉ वाज गिवन बाय गैल्यूसैक in 1808. According to this law, gases react with each other in simple ratio of their volume, and if the product is also gaseous state, the volume of the product also bear a simple ratio with volumes are measured under similar condition of temperature and pressure. देखिए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट्स इक्वल टू द वॉल्यूम्स। फॉर एग्जांपल देखिए 1 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट होकर 2 मोल्स ऑफ HCl दे रहा है। गैसियस रिएक्टेंट, गैसेस प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो इट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मोल H2 का मोल 1 है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी 1 वॉल्यूम बोल सकते हैं। Cl2 का मोल्स 1 है, इसलिए इसका भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। HCl का मोल्स 2 है, इसलिए 2 वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स अगर देखा तो 1:1:2 है, एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये किसको सपोर्ट कर रहा है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, N2
प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। इसका जितनी मोल्स होंगे उतना वॉल्यूम होगा। तो N2 का मोल्स 1 है, इसलिए इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, इसका 3 वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है। यहां पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स N2, H2 एंड NH3 क्या है? 1:3:2 है। ये भी एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट है, इसलिए ये किसको सपोर्ट कर रहा है? लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट, ये टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो और अच्छे समझो, ओके ना। रिमेनिंग टॉपिक जो भी हैं अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।